यूँ तो क्राइम का हर केस सेंसिटिव होता है, लेकिन अगर किसी क्राइम में धर्म को जोड़ दिया जाए तो ये और भी सेंसिटिव हो जाता है। ऐसी ही है आज की कहानी, जिसमें एक कॉन्वेंट में हुई कत्ल की साजिश में धार्मिक गुरुओं को ही शामिल पाया गया। साख बचाने के लिए धर्म की आड़ में सालों तक कत्ल की जांच को भटकाया जाता रहा, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद एक चोर की गवाही ने आखिरकार उन कातिलों को अंजाम तक पहुँचा ही दिया। पर यह किसी राज्य में कत्ल की सबसे लंबी समय तक चलने वाली जांच वाला केस बन गया, जिसका फैसला 28 सालों बाद आया। आज की हमारी कहानी है केरला से। ये कहानी है सिस्टर अभया की। इनका जन्म 26 फरवरी 1971 को कोट्टायम केरल में हुआ था। माता पिता ने इनका नाम बीना थॉमस रखा था। 19 साल की उम्र में इन्हें नन बनने के लिए कोट्टायम के एक कॉन्वेंट में भेजा गया, जो कनाया कैथोलिक चर्च से संबंधित था। यहाँ के सेंट पायस कॉन्वेंट में अभया की पढ़ाई शुरू हुई और कॉन्वेंट के हॉस्टल में ही ये रहती थी। इसके साथ ही कोट्टायम के BCM कॉलेज की भी वो स्टूडेंट थी। 27 मार्च 1992। अभी तक अभया की पढ़ाई के 2 साल पूरे हो चुके थे। उसके सुबह 9 बजे उनका एग्जाम था। उससे पहले अभया और उनके रूममेट पढ़ने के लिए सुबह 4 बजे के करीब उठी। गर्मी का महीना था और केरला में तो वैसे ही गर्मी बहुत ज्यादा होती है। कुछ देर पढ़ाई करने के बाद अभया को प्यास लगी। पानी लेने के लिए वो नीचे किचन की तरफ गई, क्योंकि कमरे में पानी खत्म हो चुका था। किचन में एक फ्रिज था, उसी से ठंडा पानी लेने के लिए अभया किचन में गई थी। उधर कमरे में उनकी फ्रेंड्स मुंह हाथ धोकर पढ़ने के लिए बैठी थी। आधा पौना घंटा बीतने के बाद उनका ध्यान गया कि अभया तो किचन से वापस ही नहीं आई है। थोड़ी देर और उन्होंने वेट किया, पर अब उन्हें चिंता होने लगी कि अभया वापस क्यों नहीं आई। अब ये रूममेट्स उठकर अभया को देखने के लिए निकली। ये नीचे किचन तक पहुंची, पर अभया वहाँ नहीं थी। उसे आवाज देते हुए उन्होंने पुकारना शुरू किया। इसी शोर से और लड़कियां भी उठ गईं। किचन में जाकर देखा गया तो फ्रिज थोड़ा खुला हुआ था। फर्श पर पानी बिखरा था और वहीं फ्रिज के पास अभया की एक चप्पल भी पड़ी थी, लेकिन अभया का कोई अता पता नहीं था। मदर सुपीरियर को यह खबर दी गई कि अभया लापता है। पूरे हॉस्टल में हंगामा मच गया और सभी अभया को ढूंढ रहे थे। इसी दौरान हॉस्टल कंपाउंड में बने एक कुएं के पास अभया की दूसरी चप्पल मिली। सबको ऐसा लगा कि कहीं अभया कुएं में तो नहीं गिर गई है। तुरंत पुलिस को कॉल किया गया। पुलिस ने आकर जांच की। जब अभया का कुछ पता नहीं चला तो फायर ब्रिगेड को फोन किया गया। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी कुएं में अभया की तलाश में उतरे। सुबह 10 बजे के करीब अभया की लाश कुएं से ही बरामद हुई। इस घटना से सभी दुखी थे, पर अभया कुएं तक पहुंची कैसे, ये सवाल सभी के मन में था। पुलिस को पहली नजर में ये एक्सीडेंट का केस लगा कि शायद पानी लेने वो कुएं के पास पहुंची होगी और दुर्घटनावश कुएं में गिर गई होगी। पर फ्रिज में तो पानी था, तो अभया का कुएं के पास जाना, फ्रिज और कुएं के पास अलग अलग उसकी चप्पलों का मिलना, इसका कारण किसी के समझ में नहीं आ रहा था। सभी के बयान लिए गए और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही आया कि अभया की मौत पानी में डूबने से हुई है। उसके शरीर पर 1-2 चोटों के निशानों का जिक्र था, जो शायद कुएं में गिरते वक्त उसके लगी होगी। पुलिस ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में इसे दुर्घटनावश डूबने से हुई मौत ही बताया और केस बंद कर दिया। पर कॉन्वेंट की बाकी नन्स इस रिपोर्ट को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी, क्योंकि अभया का कुएं तक पहुंचना ही संदिग्ध था। फ्रिज में पानी भरा हुआ था और अगर ये एक्सीडेंट था तो फिर उसकी एक चप्पल फ्रिज के पास और दूसरी चप्पल कुएं के पास क्यों थी। 60 के करीब नन्स ने उस वक्त के CM के करुणाकरन को लेटर लिखा कि लोकल पुलिस इस केस की ठीक से जांच नहीं कर रही है, इसलिए CBI से इसकी जांच करवाई जाए। उनके रिक्वेस्ट को माना गया, पर CBI से पहले क्राइम ब्रांच को इसकी जांच सौंप दी गई। कुछ दिनों की जांच के बाद क्राइम ब्रांच ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। उनका भी यही कहना था कि अभया की मौत डूबने से हुई है और उन्होंने इसे आत्महत्या करार देकर केस को बंद कर दिया। पर कॉन्वेंट की नन इस रिपोर्ट को भी मानने को तैयार नहीं थी। आत्महत्या की रिपोर्ट को सिरे से नकार दिया गया। अभया बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। उसकी आत्महत्या का तो कोई कारण था ही नहीं। 15-20 मिनट पढ़ने के बाद अभया पानी पीने गई थी। अब आत्महत्या करने वाला पढ़ने क्यों बैठेगा। दुर्घटना की पॉसिबिलिटी भी नहीं थी। फ्रिज में पानी होते हुए वो कुएं के पास क्यों गई, और अगर दुर्घटना घटी भी तो उसकी एक चप्पल फ्रिज के पास क्यों थी। अब ये खबर मीडिया में चर्चा में थी। धार्मिक संस्थान में किसी नन की संदिग्ध मौत से सभी हैरान थे। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई इस मौत के कारण बहुत से लोग क्राइम ब्रांच की इस रिपोर्ट से सहमत नहीं थे। आत्महत्या का कोई कारण नहीं था और एक्सीडेंट भी होना संदिग्ध लग रहा था। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे। आखिर ये एक धार्मिक संस्थान से जुड़ा हुआ मामला था। कॉन्वेंट की साख बचाने के लिए भी कई लोग इसमें कूद पड़े थे कि इस मामले को ज्यादा ना उछाला जाए, पर वहीं जनता सच जानना चाहती थी, क्योंकि इतने समय में
बहुत सी बातें सामने आई थी जो इस रिपोर्ट पर सवाल उठा रही थी। इन सब में सबसे प्रमुख था एक चोर का बयान जिसका नाम था अदक्का राजू। राजू नाम का ये चोर 27 मार्च 1992 को पायस कॉन्वेंट की छत से तांबे की प्लेटें चुराने के लिए कॉन्वेंट के कंपाउंड में घुसा था। वो एक पेड़ पर बैठकर बिल्डिंग की दीवार पर चढ़ने का इंतजार कर रहा था। तब उसने 2 फादर्स को कंपाउंड में देखा था जो हॉस्टल के पीछे की सीढ़ी पर चढ़ रहे थे। कुछ सामान चोरी करने के बाद वो घर चला गया। जब सिस्टर अभया की मौत की खबर और उस पर फैले विवाद का राजू को पता चला तो उसने अपने आसपास के कई लोगों को उस रात की बात बताई जो पुलिस तक भी पहुंची। पुलिस को भी राजू ने यही बयान दिया कि उसने 2 फादर्स को उस रात कंपाउंड में देखा था। ये बहुत ही चौंकाने वाला बयान था क्योंकि रूल के हिसाब से उन्हें वहाँ नहीं होना चाहिए था। ये काफी सस्पिशियस था कि वो वहाँ क्या कर रहे थे। गर्ल्स हॉस्टल के परिसर में सुबह 4 बजे के करीब फादर्स का वहाँ होना चिंताजनक था। इस चोर ने बाद में फादर थॉमस की पहचान भी की थी। कॉन्वेंट के फादर्स का नाम आने के बाद एक नन ने भी इस मामले में बयान दिया था कि कॉन्वेंट में कुछ अनैतिक चल रहा है। फादर थॉमस और सिस्टर सैफी के अनैतिक रिश्तों की भनक कॉन्वेंट में कई लोगों को थी, पर सब कुछ चोरी छिपे चल रहा था। नन का कहना था कि अभया ने जरूर फादर और नन को आपत्तिजनक हालत में देखा होगा, तब उन्हीं ने अभया को मारकर कुएं में फेंक दिया होगा। इस तरह की बातें चल रही थी पर कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं था। हंगामा बढ़ने पर 1993 में सीबीआई को इस केस की जांच सौंप दी गई। जांच के दौरान ही सीबीआई के एक ऑफिसर वर्गीस पी थॉमस जो इस केस की जांच कर रहे थे, 19 जनवरी 1994 को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया कि वो समय से पहले ही रिटायरमेंट दे रहे हैं क्योंकि उन्हें ईमानदारी से जाँच नहीं करने दिया जा रहा। उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो इसे सुसाइड डिक्लेयर कर दे। इसके लिए उन्होंने सीबीआई सुप्रिंटेंडेंट त्यागराजन का नाम लिया। इस खुलासे के बाद त्यागराजन को उनके पद से हटा दिया गया और एक नई जांच टीम बनाई गई। अलग अलग समय पर सीबीआई की 3 अलग अलग टीम्स बनाई गई जिन्होंने इस केस की जांच। सबसे पहली टीम ने 1996 में अपनी रिपोर्ट पेश की। उनका कहना था कि उन्हें कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, इसीलिए वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। कुछ समय बाद सीबीआई की दूसरी टीम बनाई गई। कुछ महीनों की जाँच के बाद 1999 में उस टीम ने अपनी रिपोर्ट पेश की कि परिस्थिति के हिसाब से ये कत्ल लगता है, पर उसे प्रूव करने के लिए उनके पास सबूत नहीं है। कोर्ट ने उन्हें फिर से जांच करने को कहा। अब फिर से सीबीआई की तीसरी टीम गठित की गई जिसने 2005 में अपनी क्लोजर रिपोर्ट में इसे संदिग्ध हत्या का मामला कहा और सबूत न होने की बात भी कही। सीबीआई की सिफारिश थी कि अब ये केस बंद कर दिया जाए, पर तब कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाते हुए ईमानदारी और गंभीरता से जांच के आदेश दिए। कोर्ट से फटकार और हर तरफ से आलोचना मिलने पर सीबीआई ने अब अभया केस में कोई भी सुराग देने वाले को 3 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी कर दी, पर फिर भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली। जांच चलती रही और समय यूं ही बीतता रहा। एक चोर और एक नन के बयान के बाद कुछ और लोगों द्वारा भी कॉन्वेंट के फादर और नन का नाम संदिग्ध के तौर पर लिया जा रहा था, जिसमें फादर थॉमस कुट्टूर, फादर जोसेफ पुथरू और सिस्टर सैफी मुख्य रूप से थे। इनका नाम संदिग्ध के रूप में आने पर अगस्त 2007 में सीबीआई ने इन तीनों का नार्को टेस्ट करवाया। इस टेस्ट की सीडी जब कोर्ट में पेश हुई तो पाया गया कि उसे एडिट किया गया है, यानी उससे छेड़छाड़ हुई है। तब कोर्ट ने सीबीआई को नार्को टेस्ट की ओरिजिनल सीडी पेश करने का ऑर्डर दिया। पेश की गई सीडी कितनी असली है, इससे किसने छेड़छाड़ की, ये जांच चल रही थी। लेकिन इस सीडी में दिए गए बयान के आधार पर सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में फादर थॉमस कुट्टूर, फादर जोसेफ और सिस्टर सैफी इन 3 लोगों को नामजद किया था। 2008 में पहली बार इन तीनों की गिरफ्तारियां हुई। ये लोग साल भर भी जेल में नहीं रहे। साल भर के अंदर ही इन्हें जमानत मिल गई। जब ये लोग जमानत पर थे उसी दौरान 2009 में ये सीडी केरल के एक लोकल टीवी चैनल पर चला दी गई। वहाँ तक ये सीडी कैसे पहुँची किसी को पता नहीं, पर उस सीडी में दोनों फादर और नन सैफी अपना बयान दे रहे थे और अपना जुर्म भी कबूल कर रहे थे। सीडी में दिए गए बयान और अपनी जांच के आधार पर ही सीबीआई ने अपनी चार्जशीट तैयार की थी। उस चार्जशीट में पूरी कहानी इस तरह से सामने आई। 27 मार्च 1992 की रात अभया जब पानी पीने किचन में गई तब वहाँ के कोने में फादर थॉमस, फादर जोसेफ, सिस्टर सैफी पहले से ही मौजूद थे और वो आपत्तिजनक स्थिति में थे। अभया ने फ्रिज खोला तो पानी पीते हुए फ्रिज की लाइट में उसने इन तीनों को देख लिया। अभया के अचानक वहाँ पहुँचने से ये तीनों घबरा गए। दोनों फादर्स ने अभया को पकड़ लिया। तब सिस्टर सैफी ने वहाँ रखी हथौड़ी से 2-3 बार अभया के सिर पर वार किया, जिससे वो बेहोश हो गई थी। उसे मरा हुआ समझकर दोनों फादर्स ने अभया को उठाकर कंपाउंड के कुएं में फेंक दिया और सब वहाँ से निकल गए। ये कहानी चल रही थी। इसको प्रूव करने के लिए कई गवाह इकट्ठे किए गए, लेकिन तब भी किसी को सजा नहीं हुई।
एक पुलिस ऑफिसर केटी माइकल का नाम इसमें आया, जिसने शुरू से ही सारे सबूतों से छेड़छाड़ की थी, जिसमें अभया की एक डायरी और उसके कपड़े गायब करने का भी आरोप था। जांच चलती रही और समय बीतता रहा। इस दौरान कई गवाह अपने बयान से मुकर भी गए और कुछ की मौत हो गई। मरने वालों में अभया के माता पिता और 1992 की मदर सुपीरियर का नाम भी शामिल था। अदक्का राजू नाम का वो चोर, जो एकमात्र चश्मदीद था, उसके बयान के बाद पुलिस ने उसे ही गिरफ्तार कर लिया। हिरासत में उस पर ही अभया के कत्ल का इल्जाम कबूलने का दबाव भी डाला गया। उसे टॉर्चर किया गया, डराया धमकाया गया, पर वो चोर राजू अपने बयान पर कायम रहा और डरा नहीं। उसका कहना था कि अभया उसकी बेटी की उम्र की थी और उसके कातिलों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। एक नन ने भी उस रात फादर्स को वहां देखने की बात कही थी। 1992 के बाद सालों तक केस की जांच ही चलती रही, कभी ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ। पूरी कहानी सामने थी, कातिल भी थे, पर यह केस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहा था। जिस तरह से शुरू से ही इस केस में सबूत छिपाए गए, इस पे धार्मिक पॉलिटिकल दखलंदाजी का असर दिखता था। समय समय पर अलग अलग लोगों ने केस का रुख बदलने की हर संभव कोशिश की। कुछ लोग फिर भी इंसाफ के इंतजार में थे। एक सोशल एक्टिविस्ट जोमोन पुथेन पुरक्कल सालों से इस इंसाफ की लड़ाई को लड़ रहे थे। उनके संघर्ष के चलते ही 2018 में एक बार फिर इस केस की सुनवाई शुरू करवाने में वो सफल रहे। तब केरल हाई कोर्ट ने नए सिरे से जांच के लिए केरल की लोकल सीबीआई ब्रांच को ही ये केस सौंप दिया। पहले की जांच रिपोर्ट्स में कई कमियां थीं। नई जांच टीम ने पुराने गवाहों और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की नए सिरे से जांच की, जिन्हें पुरानी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इग्नोर किया था, और उसी के आधार पर अब एक नई चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई। पुलिस ऑफिसर केटी माइकल को भी इस केस में दोषी बनाया गया, जिसने शुरू से ही सबूत मिटाने का काम किया था। 27 सालों के लंबे इंतजार के बाद 2019 में इस केस का ट्रायल शुरू हुआ और एक साल बाद आखिरकार इस मामले में कोर्ट का फैसला आया। 22 दिसंबर 2020 को कोर्ट ने पायस कॉन्वेंट में सिस्टर अभया की हत्या के जुर्म में फादर थॉमस कुट्टूर और सिस्टर सैफी को उम्र कैद की सजा सुनाई और इन पर 5-5 लाख का जुर्माना भी लगा। दूसरे फादर जोसे और पुलिस ऑफिसर केटी माइकल को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। इस फैसले में मुख्य सबूत उस चोर की गवाही बनी, जो अंत तक अपने बयान पर कायम रहा। किसी भी तरह के लालच या धमकी से वो प्रभावित नहीं हुआ और उसी ने बाद में फादर थॉमस की पहचान भी की। अदालत ने माना कि इस केस में जांच के दौरान कई सबूत छिपाए गए और कई सबूतों से छेड़छाड़ की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी अभया के शरीर पर लगी कई चोटों का जिक्र नहीं था। अभया के सिर पर गहरी चोट थी और उसके शरीर पर भी कई चोटों के निशान थे। उसकी गर्दन पर नाखूनों के निशान थे, जो आखिरी समय में स्ट्रगल के दौरान लगे थे। उसके शरीर की हालत और घटनास्थल की जांच के बाद ही सीबीआई ऑफिसर वर्गीस पी थॉमस ने इसे कत्ल का मामला बताया था। उनकी रिपोर्ट मानी जाती तो शायद ये केस सालों पहले ही सुलझ जाता। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे जो इस फैसले का आधार बने। कोर्ट ने चोर की हिम्मत की तारीफ की। इत्तेफाक से वो एक अपराध का चश्मदीद बना था। सालों तक दबाव सहने के बाद भी उसने अपने बयान नहीं बदला और उसकी गवाही से ये केस अंजाम तक पहुंच पाया। कोर्ट का फैसला आने के बाद सभी बहुत खुश थे कि आखिरकार सिस्टर अभया को इंसाफ मिला, लेकिन सालों बाद आए इस फैसले की खुशी ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। 2020 में सजा मिलने के बाद हाई कोर्ट में ये केस पहुंचा, जहां इन्हीं सबूतों को नाकाफी मानते हुए अदालत ने फादर कुट्टूर और सिस्टर सैफी की उम्र कैद को सस्पेंड कर दिया गया। एक बार फिर से ये दोनों जमानत पर ही रिहा हैं। न जाने इंसाफ की इस लड़ाई में भी और कितने मोड़ आने बाकी हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।